हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमारा एनसीईआरटी का रीडिंग रहेगा। इससे पहले हमने पिछले साल के बहुत सारी एनसीईआरटी रीडिंग रह गई थी हमारी, और मैंने आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मैंने आपको कई कई जगह पे दिए थे। तो आपने अगर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपको डेली अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आपको लाइव लेक्चर वगैरह चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि आपको यही अच्छी स्पीड में देखकर आप इसे अच्छी तरीके से अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो हमारा ये रहेगा कि मोटिव रहेगा कि पहले हम जूलॉजी में पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हमारा एनिमल किंगडम के, तो हम डे टू डे हर दिन एक एक फाइलम के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। और बॉटनी का ऐसा रहेगा कि बॉटनी में हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो पहले लिविंग वर्ल्ड बायोटेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी वगैरह, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पहला स्टार्टिंग का। तो लगभग बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको जैसे मैंने वादा कर रखा है कि हर वेनसडे को आपका जो है फुल पेपर रहेगा, फुल सिलेबस पेपर। दो फुल सिलेबस जो रहेगा फॉर ओनली फॉर द जिनका ड्रॉपर्स के लिए जिनका ऑलरेडी अच्छे तरीके से अभी रिवीजन हो गया है, तो उनका जो है फुल सिलेबस वाला होना चाहिए। क्योंकि अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा ड्रॉपर्स वालों का। बस इसमें आपकी गलती क्या रही होगी कि आपने ज़्यादा पेपर नहीं दिए होंगे। तो मेरा एक रहेगा कि आप एक बार फिर से पेपर देने के बाद आपका जो लगता है कि चैप्टर एकदम ही डल हो रहा है, एकदम ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए किसी और टीचर से, जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करे ये क्या होता है वो क्या होता है। यहाँ पे तो हम ओवरव्यू करते जाते हैं, पूरे एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देखते जाते हैं। तो अगर आपको जो है उससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वेडनेसडे के लिए ये मिलेगा। और आपके कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ सिलेबस जो है के ऊपर जो पेपर शुरू हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले, वो भी आपको मिल जाएगी। आप मुझे बता देना कब कैसे कैसे चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर हम करेंगे, और प्रैक्टिस शीट तो मैंने आपको दे रखी है। शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। मेरे शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए थे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो है, फार्मूला शीट तो कोई भी दे देता है, तो मैंने इतनी ही फार्मूला शीट बनाई थी, तो इसके अलावा कहीं से ना जाए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैच कर रहे थे और उसमें से आए थे। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लेना। मैं आपको शॉर्ट नोट जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी नंबर आपको दे रखा है। तो शुरू करते हैं। हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह पे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला अगर ये रहेगा, इसको एक बार आप रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं रीड कर लीजिए। यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, जो बोर्ड एग्जाम देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बट नीट में इसमें इतना कभी भी क्वेश्चन अभी आज तक पूछा नहीं गया है, और ना ही पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म अगर मैं बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए मैकेनिज्म को, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कौन कौन चीजें क्या क्या यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो है, जो अपना रेस्पिरेशन के लिए स्पॉन्जेस यूज करते हैं, स्पॉन्जेस हमारा, और वो कोलेंट्रेटा फ्लैटवर्म। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज O2 विद CO2 विद द सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑन द एंटायर बॉडी सर्फेस, ओवर देयर एंटायर बॉडी सर्फेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये यूज करता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, कौन कौन हमारे स्पॉन्ज करते हैं, कोलेंट्रेट्स करते हैं, एंड प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी कि अगर आपको याद रह जाएगा तो एंटायर बॉडी सरफेस भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और बात कर लेंगे यहाँ पे अर्थवर्म की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटाइल सबसे याद आ जाता है। इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ द ट्यूबल, जो कि आपका नेटवर्क ऑफ द ट्यूबल्स, जो कि ट्रैकियल ट्यूब्स के नाम से हम जानते हैं। तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आ जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे मोस्ट क्यूटाइल जो कि आपका अर्थवर्म से आ जाता है, एंड ट्रैकियल ट्यूब्स की अगर आपकी बात करूंगा तो ये भी आपके इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सम वस्कुलर सिस्टम जैसे कि स्ट्रक्चर, जैसे कि गिल्स जो कि आपका यूज होता है, एक्वेटिक अर्थोपोड करते हैं इसमें, एंड मोलस्कन्स करते हैं गिल्स के लिए। ठीक है, वेयरएज वस्कुलर बैग लाइक लंग्स जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक्सचेंज बाय द अमंग द, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए, रेस्पायर थ्रू द लंग्स। ठीक है, फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। अगर आपका एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूंगा, एम्फीबियंस की अगर हमने अभी देखा होगा, तो हमारे एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूंगा जिसमें फ्रॉग आ जाता है, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जितना मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। याद कर लेते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से स्पॉन्जेस, क्वालिटेटिव फ्लैटवर्म। ठीक है, अर्थवर्म जो कि आपका मोस्ट क्यूटाइल से कर देता है। उसके बाद इंसेक्ट जो कि आपका ट्रैकियल ट्यूब्स यूज कर देता है। गिल्स के अंदर आपके अर्थोपोडा एंड मोलस्कन्स आ जाते हैं। लंग्स के अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपका जो है बर्ड्स के अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और चीजें क्या है इसमें, आपका मॉइस्ट स्किन से आपके एम्फीबियंस यहाँ पे करते
है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे रह गई, हमारी फिशेस जो है, आपकी फिशेस जो है यूज करती गिल्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपकी जो अगर मैं भूल जाता हूँ तो प्लीज मुझे हाईलाइट कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। फिशेस जो है आपकी गिल्स की तरह आपको देखने को मिल जाती है यूज इन गिल्स के अंदर। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन आल्सो, मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेंगे और भी चीजें, यहाँ पे काफी सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें लगातार आपके जो है पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, करती रहिए, मैं बता दूंगा इसमें से। ये वाला जो है मैंने आपको जो बताया ये एनिमल किंगडम में आ जाता है, तो कभी कभी इसमें भी पूछ लेता है, पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके मॉक पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। नीट के पेपर में मैं इतनी गारंटी नहीं दे सकता, पर मॉक पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इसमें अभी आपको पूरा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपका जो है पहले पहले तो मैं अभी ओवरव्यू कर देता हूँ, ये पूरा चैप्टर में क्या, पूरा पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो चैम्बर से आपका ओपन होता है नेसल चैम्बर, जो कि ओपन होता है आपका फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद वहाँ पे 2 पोर्शन देखते हैं उसको, 2 कॉमन, एक फूड पाइप और एक जो कि फेरेंक्स आपका कैसा होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फेरेंक्स के बाद क्या होता है, फेरेंक्स आपका लैरिंक्स में उतरता है, तो लैरिंक्स इनटू द ट्रैकिया। जो लैरिंक्स आपका कैसा होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसके अंदर साउंड बॉक्स कहते हैं हम उसको। फिर उसके बाद एक ट्रैकिया के ऊपर आपको एक फ्लैप लाइक एपिग्लॉटिस देखने को मिलेगा, जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री, जो विंड पाइप में फूड की एंट्री ना हो तो आपका कवर करने में मदद करता है। सॉलिंग एपिग्लॉटिस उसके ऊपर देखने को मिल जाता है। फिर आपका जो है पूरा ट्रेकिया जो है अप टू 5th थोरेसिक मेम्ब्रेन तक आपका देखने को मिल जाता है, डिवाइडेड विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक लेवल पे डिवाइड होगा। तो उसमें पहले प्राइमरी ब्रोंकाई देखने को मिलेंगे, जिसकी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डायग्राम देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5th थोरेसिक आ गया, फिर उसके बाद ब्रोंकाई आ गई, प्राइमरी, टर्चरी एंड सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी आपको देखने को मिल जाती है। प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखना है आपका जो द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकार्टिलेजिनस रीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एडजेसेंट रीजन में आ जाता है। ठीक है, ईच ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाई आपका राइज करेगा बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिल जाता है। और आपका लंग्स जो है 2 प्लोरा मेम्ब्रेन से बना होता है, डबल लेयर प्लोरा मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सर्फेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो आउटर प्लूरा इज क्लोज टू द कॉन्टेक्ट, ये तो आपको पता होगा। तो मैंने ये सब चीजें आपको ये पूरा पैराग्राफ में जो जो चीजें थी इंपॉर्टेंट बता दी, अभी मैं मार्क करवा देता हूँ। फेरेंक्स की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, फेरेंक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फेरेंक्स जो कि कॉमन पैसेज फॉर एड एयर, एंड ये चीज आपको याद रखना है। लैरिंग्स आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ऑल्सो कॉल्ड एंड साउंड बॉक्स भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कार्टिलेजिनस स्लीव, जिसको एपिग्लॉटिस करती है, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री फ्रॉम फूड इनटू द लैरिंग्स, के बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, और द विच ट्रैकिया विच इज डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ द 5th थोरेसिक आपका वर्टिब्रा के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड द इनिशियल ब्रोंकाई, जो कि आपका जो है इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकार्टिलेजिनस रीड, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रीड, ये आपको याद रखना है, कभी कभी इसमें एजर्शन रीजन में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एल्वेलाई तो आपको पता होगा, वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपका एल्वेलाई के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डबल लेयर प्लूरा देखने को मिल जाता है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, जो कहते हैं रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, जितना भी मार्क किया है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप क्वेश्चन आंसर निकाल लेना, इसके अलावा आपको क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका आ जाता है ब्रोंकाई के अंदर आ जाता है, ब्रोंक्यूलस द ब्रैंकिया, ब्रैंकिया टर्चरी, ये भी आपका यहाँ पर आ जाता है। सो डबल लेयर प्लूरा के अंदर यहाँ पे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम आगे। इस पेज को आप अच्छी तरीके से देख लेना, अगर आपको अच्छी तरीके से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मेरे को जरूर बता देना, यहाँ पे कुछ डाउट होता है तो, क्योंकि यहाँ पे बस बता दिया है कि आपका कैसे नॉस्ट्रिल्स के अंदर आ जाता है फॉरेन पार्टिकल कैसे इस तरीके से आगे ह्यूमिड पार्टिकल वगैरह की टेम्परेचर वगैरह की बात कर रखी है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मैं इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो मैंने आपको बता दी है वो आपको अच्छी तरीके से करनी है। उसका ब्रीदिंग, पल्मोनरी, वेंट्रिकल्स, वेंटिलेशन विच इज एटमॉस्फेरिक एयर, ये आपको दे रखा है स्टेप कैसे किस तरीके से आपका डिसोल्यूशन देखने को मिल जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ कुछ याद रख लेना, जो कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड B2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। CO2 वगैरह आपको रिलीज वगैरह भी आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, यहाँ पे बात कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या आ जाती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द टू स्टेज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंस्पायरेशन कब होता है, जब आपका इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता, ज्यादा हो जाता है, आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका कम हो जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, तब जाके आपका इंस्पायरेशन होता है, और वाइस वर्सा फॉर द अदर। तो ये यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपका। तो आपका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज अ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब हो जाता है, आपका एक्सपायरेशन के समय। और उसके बाद आपका जो है external intercostal between the ribs help in a research gradation. Inspiration is initiated by the concentration of diaphragm which is increase the volume of the thoracic chamber anterior posterior axis. आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो डायफ्राम है विच वॉल्यूम कहाँ पे thoracic chamber का कहाँ पे करवाता है, anterior posterior axis. The contraction of the external intercostal muscle lift of the ribs, ये आपको याद रखना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको याद रखना है, कहाँ पे यूज होता है, इंस्पायरेशन में, इंस्पायरेशन में, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये याद रखना है आपको। और भी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। External causing the volume that the thoracic dorsoventral overall increasing thoracic volume similar the increasing pulmonary volume, increasing pulmonary or decreasing interpulmonary pressure less to the, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ जब आप इंस्पायरेशन करते होगे तो आपका सिर्फ पल्मोनरी वॉल्यूम और यहाँ पे बाकी सब वॉल्यूम आपके इंक्रीज होंगे, बस आपका जो है जो प्रेशर रहेगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो आपका लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तब जाके आपका इंस्पायरेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इंक्रीजिंग पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीजिंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो फोर्सेस द एयर टू आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। रिलैक्सेशन डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल आपका देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप मेरे को 2-3 बच्चों ने सवाल पूछा था कि आपका जो इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस में आ जाता है और इंटरकोस्टल मसल देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आप स्पेशली आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के यहाँ पे इंस्पायरेशन में काम में आते हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो की बात ही नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल आ जाता है, और इंस्पायरेशन में आपको याद रखना है कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की आपको याद रखना है, कभी कभी इसमें भी घुमा देता है, ठीक है। तो देयर बाय द डायफ्राम वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज डिक्रीज होगी, बस आपका यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे लीड टू द इंक्रीजिंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर देखने को मिलेगा। बाकी सब रिड्यूस होगा, जैसे कि थोरेसिक वॉल्यूम भी आपका रिड्यूस होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर देते हैं आपका, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, कभी कभी इसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये हो गया आपका, बहुत सारी चीजें में हमने बात करी थी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज की अगर मैं बात करूंगा, टाइडल वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, जो वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 500 ml। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सिमेटली 6800 ml टू द 6800 ml टू द 800 ml पर मिनट। तो आपको टाइडल वॉल्यूम का ये याद रखना है, और इसकी डेफिनेशन वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, 10 बार इंपॉर्टेंट करवा देता हूं मैं, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 2025 में भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन एवरेज 2500 से 3000 ml तक आपको देखने को मिल जाएगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, याद रखना है। तो आपको 1000 से 1100 ml तक आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका जो है एवरेज 1100 ml से लेके 1200 ml तक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे फ्यू रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, इसकी आपको जो है ये याद रखनी है, वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये याद रखना है आपको। इंस्पायरेशन की यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम में कभी भी बात नहीं होती है, यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की डेफिनेशन आपको प्लीज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर person can inspire after the normal expiration, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। टीवी एंड आईआरवी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज की अगर मैं बात करूंगा, वॉल्यूम ऑफ द पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था, यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाती है, टोटल वॉल्यूम जो कि इंस्पायर हो जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन होने के बाद जो कैपेसिटी बचती है आपकी, वो लाइक होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। इसमें नॉर्मल क्या हो रहा है वो याद रखना है आपको, ये याद रखने हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये आपको याद रखना है, लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे फोर्सेबल की बिल्कुल भी बात नहीं चल रही है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर आपको देखने को लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन देखने को मिल जाएगा। ERV प्लस RV आपको देखने को मिल जाएगा। उसका वाइटल कैपेसिटी, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन ब्रीथ बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी टोटल लंग्स कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है। इसमें ये इंक्लूड्स ERV प्लस TV प्लस IRV एंड वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी। 100% है इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आई होप आपने देख लिया होगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, मैं बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस की अगर मैं बात करूँ, जो कि O2 के अंदर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर 159 होता है, एल्वेलाई के अंदर 109, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर 95 हो जाता है, टिश्यू के अंदर आपका 40 हो जाता है। CO2 के अंदर अगर मैं बात करूँ, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम 0.3 हो जाता है, एल्वेलाई आपका 40 हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका 45 हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका 40 हो जाता है, टिश्यू आपका 45 देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम गैसेस की अगर मैं बात करूंगा, O2 एंड CO2 की अगर मैं बात करूंगा, O2 आपका जो है 159 हो जाता है, एल्वेलाई 104 हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये आपको जो है टेबल पूरा अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर आपको नहीं याद रख रहे हो तो आपकी गलती है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली आपकी टाइटल वॉल्यूम से, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हमने जो देखे थे, इनके ऊपर कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये आपका ब्रीदिंग, जो आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके बारे में डिटेल अच्छी तरीके से मैं आपको जो है ह्यूमन हार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए पल्मोनरी वॉल्यूम से कैसे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख लीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका एल्वोलाई में देख लीजिए कितना हो जाता है, और बॉडी टिश्यू के अंदर आपका दे रखा होगा ना, नहीं दे रखा। तो इस तरीके से आपको रखना है याद। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है इसमें, इसके अंदर भी आपको ये याद रखना है। आपका टिश्यू ब्लड फ्लो एल्वेलाई के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हायर देन द O2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference, partial pressure is much higher as compared to the O2। आपको partial pressure क्या हो जाता है, much higher हो जाता है partial pressure of O2 के comparison में। तो ये आपको याद रखना है। per unit higher concentration देखने को मिल जाता है, higher compared to that of the O2। the diffusion membrane is made up of 3 major layer। आपको याद रखना है thin squamous epithelium और the alveoli की अगर मैं बात करूंगा, अगर ये आपको नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर देना। मैं इससे पहले आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बता दूंगा। ठीक है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपेसिटी एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना मैंने टिक मार्क करा है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम में तो जल्दबाजी हो जाती, क्या पढ़े क्या नहीं। बस ये वीडियो को एक और बार ढंग से कर लीजिएगा, या फिर मैं एक और बार आपको जो है रीडिंग करवा दूंगा, तो अगर आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या हो जाता है कि हौच पौच हो जाता है, क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं, इसमें ही कंफ्यूजन में पूरा दिन चला जाता है और हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस साल भी आपको देखने को मिल जाएगा, 2025 में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ब्लड मीडियम इज ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 इज अबाउट 90। आपको जो है ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड एंड रिमेनिंग 3% ऑफ द O2 इज कैरी बाय द डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पर आपका CO2 के अंदर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। तो O2 जो है आपका 90% जो है आपका RBC के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा एंड रिमेनिंग 10% जो है एक मिनट 97% है, ये 90 नहीं है, गलत हो गया मेरा। 97%, 10% अगर मैं बात करूंगा, 10% जो है आपका प्लाज्मा के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। CO2 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 20 से 25%, ये याद रखना है आपको। CO2 को बहुत बार पूछा जाता है, डिसॉल्व स्टेट में हो जाता है प्लाज्मा के थ्रू, डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिसॉल्व स्टेट के अंदर प्लाज्मा, ये देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। उसके बाद आपका जो है नियरली 70% एज एन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, एज एन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। और आपका जो है 7% जो है आपका जो कि आपका CO2 जो है कैरी आउट इन डिसॉल्व स्टेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से आपका प्लाज्मा के थ्रू आपका जा रहा है। ठीक है, 20 से 25% आपका RBC के थ्रू जा रहा है। ये डिसॉल्व गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे RBC कहते हैं ना, सॉरी। ठीक है, 70% आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है और आपका जो है बाकी का इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने नहीं किया तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, 20 से 25% of the O2 transported by the RBC, 70% is the bicarbonate form, 7% of the CO2 is carried in dissolved state प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा, हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूंगा, रेड कलर कंटेनिंग किस तरीके से हो जाता है, रेड कलर आपका हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिल जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट जो कि प्रेजेंट इन आरबीसी के अंदर देखने को मिल जाता है। हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ईच हीमोग्लोबिन कैरिंग द मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल, ये इस साल क्वेश्चन आई थिंक सो आ गया होगा, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है कि किसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, किसके ऊपर नहीं बन रहे। 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच हीमोग्लोबिन, सारे ही हीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी द मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखने के बाद आपको जो है पार्शियल प्रेशर वगैरह के बारे में खेलने को बताएगा, और आपका जो है हाइड्रोजन के वगैरह के बारे में बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद O2 प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपको देखने को मिल जाता है, सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अफेक्शन क्या किस तरह के फैक्टर लाइक पी O2 वगैरह इन एल्वोलाई की अगर मैं बात करूंगा, एल्वोलाई के अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट है, आपका हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, हायर H+ कंसंट्रेशन हो जाता है, तब जाके आपका जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और टिश्यू लेवल में आपका डी ऑक्सी हीमोग्लोबिनेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लो PO2 हो जाता है, बाकी सब हाई हो जाते हैं, ठीक है। H+ भी आपका हाई कंसंट्रेशन देखने को मिल जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द डिसॉल्व कर लेते हैं हम ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, डिसोल्यूशन देखने को मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन का पढ़ लिया। एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ द O2 टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। जितना भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन ले लो, आपका जो है 100 ml में आपको सिर्फ 5 ml जो है ब्लड आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। CO2 इज कैरी बाय द हीमोग्लोबिन एज अ बाइकार्बोनेट बाय कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन अबाउट टू 20 to 25%, द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। ये सब चीजें फैक्टर वगैरह हमने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने टिश्यू के अंदर देख लिया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे लो हो जाता है और O2 आपका हाई देखने को मिल जाता है, एज इन एल्वोलाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग तरीके से आपको जो है एल्वोलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई, ठीक है। एंड व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो, इन टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखनी है, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी है, ये टेबल भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में चले जाता है, ठीक है, एट द टिश्यू साइड। और आपको ये याद रखना है कि आरबीसी साइड के अंदर आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये आपका एल्वोलाई में हो जाता है, ये आपका आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो साइड है ना, इधर वाली, ये एल्वोलाई के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और ये वाला जो है आपका आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है प्रेजेंस ऑफ द O2 इज हायर बट ड्यू टू द कैटाबोलिज्म CO2 डिफ्यूज इनटू द आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म द HCO3-, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आरबीसी एंड प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और ये आपका कहाँ पे देखने को मिल जाता है, टिश्यू के अंदर, टिश्यू नहीं, एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर ये आपको O2 आपका बाहर जाते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। Where the partial pressure of CO2 is low and the reaction proceed in a opposite direction leading to the formation of the CO2 and O2, ये आपका नीचे दे रखा है, आई थिंक सो एल्वुलर साइड में आपको दे रखा है। ये चीज आपको याद रखना है, कौन सा टेबल किस चीज के लिए रिवर्सिबल आ जाता है। ये इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रस आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद में लास्ट में आपको दे रखा है, एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर ओनली 4 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ml ऑफ CO2 इन एल्वोलाई, आपका जो है सेंटेंस के अंदर आपका आ जाता है। उसके बाद आपका जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने इससे पहले अगर अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके बाद इसको देख लेना शॉर्ट नोट की तरह, जो आपको टेस्ट के एक दिन पहले आपको पढ़ना है, करना है, बस, और कुछ। Human being has a significant ability to maintain a modern respiratory rhythm demanding done by the neural specialized center, जो कि specialized center जो है आपका प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, उसको हम कहते हैं मेडुला रीजन में। एक मिनट थोड़ा लैग करेगा ये। स्पेशलाइज रीजन जो कि सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में ऑफ द ब्रेन कॉन रेस्पिरेटरी रिदम कहते हैं हम उसको, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, देयर रेगुलेशन, ठीक है। अनदर सेंटर जो कि आपका पॉन्स कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द पॉन्स रीजन में आपको प्रेजेंट होता है, ब्रेन के पॉन्स रीजन में, जहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जानते हैं। वो क्या कहता है, मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आपका मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन देयर बाय द आफ्टर अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो उसमें कीमोसेंट्रिक एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम
रिदमिक सेंटर विच हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन एटम आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका कीमोसेंसिटिव एरिया है वो स्लाइटली अवे, जैसे कि अगर आपका जो है यहाँ पे अगर रिदमिक सेंटर है तो यहाँ पे आपका कीमो सेंसिटिव एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि किस चीज के लिए सेंसिटिव होता है अगर आपको पता होगा कि आपका CO2 एंड H+ के लिए यहाँ पे सेंसिटिव रहता है। तो उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका H+ का और CO2 का कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया तो ये आपका सीधा सिग्नल देगा रेस्पिरेटरी रिदम को, और उसके बाद में वो बता देगा कि आपको इसको कम करो, डायलेशन करो वगैरह, ये सब चीजें आपका करवा देता है। ठीक है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी एयरटिक ऑज वगैरह रिकॉग्नाइज चेंजेस इन O2, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एयरटिक ऑज जो और कार्डियक आर्टरी आल्सो रिकॉग्नाइज। जो आपका एयरटिक आर्च होता है, कार्डियक आर्टरी होती है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे अगर आपको नहीं पता होगा। तो ये रेस्पिरेटरी आल्सो क्या कर देता है, O2 CO2 और O2 का चेंजेस में रिकॉग्नाइज करने में भी मदद कर देता है आपका। और कौन कौन कर देता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी, कीमो सेंसिटिव एरिया भी आपका कर देता है। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन नीड्स रिदमिक एक्शन। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे रोल ऑफ ऑक्सीजन इस रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका जितना मैंने इंपॉर्टेंट करवा रखा है ना, ये पूरा ही जितना मार्क करवा रखा है उतना ही पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से, आपका टेस्ट से पहले काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ डिसीज एंड डिसऑर्डर के लिए। सबसे पहले तो इन दोनों को आप पूरा ही जितनी बार स्टार मार्क करोगे उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। अस्थमा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग बाय द वीजिंग, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंके एंड ब्रोंक्यूलस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एलर्जी वगैरह जैसी डिजीज हो जाती है, जैसे कि स्वीजिंग वगैरह, आपका वीजिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। कभी बाहर चले जाते हो तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे इम्फाइसीमा की। आपके अगर मैं बात करूंगा, इम्फाइसीमा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सर्फेस आपका डिक्रीज होते हुए देखने को मिल जाता है। और ऑन द मेजर कॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग अगर आपको देखी होगी अगर आपने, तो उसके अंदर देखने को मिल जाता है सर्फेस इज डिक्रीज, यहाँ पे एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज ऑन द मेजर कॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, सिगरेट स्मोकिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्रोनिक डिसऑर्डर भी है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये डिसऑर्डर के बारे में बात कर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आपको थोड़ा सा ब्लर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। कहाँ पे हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग्स के अंदर आ जाता है। इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग्स और स्टोन ब्रेकिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सो dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope with the situation। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव द इन्फ्लेमेशन। अगर आप बहुत देर तक अगर आपका एक्सपोजर रहा, पहले तो इन्वॉल्व क्या करता है, स्टोन ब्रेकिंग की वजह से कुछ डस्ट जो कि प्रोड्यूस करता है डिफेंस मैकेनिज्म टू आवर बॉडी कैन बी फुल्ली कोप बाय इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म फुल्ली कोप नहीं कर पाता है। ठीक है, और अगर आपका लॉन्ग एक्सपोजर रहेगा, आप हर दिन वहीं पे जा रहे हो, तो लीडिंग टू द फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल जाता है। प्लोरिफरेशन इन फाइब्रोसिस टिश्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। सीरियस लंग्स डैमेज क्या हो जाता है, सीरियस लंग डैमेज देखने को मिल जाता है। वर्कर सच इंजरीज शुड बी वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क पहनना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपका पूरा यहाँ पर चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइबर पूरे ही कम कर दिए हैं, तो यार मैं अपने इतनी जी जान लगा कर आपको पेपर वगैरह सब चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, और नोट्स भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको बहुत फायदा होगा। बस एग्जाम के एक दिन पहले आपको शॉर्ट रिवीजन 2x के स्पीड में देख लो भाई। 2x की स्पीड में तो समझ में नहीं आता मेरा लेक्चर, कभी कभी मैं काफी फास्ट बोलता हूँ, तो आप एटलीस्ट 1.5 1.75 के x की स्पीड में देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि आपका जो स्कोर रहेगा, जितने भी मेरे बच्चे इस चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे पहले तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का भी यहाँ पे बता दूंगा आपको, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो आप मुझे बस व्हाट्सएप पे कर देना, कुछ डाउट वगैरह होगा और आपको कुछ प्रोवाइड करवाना होगा मटेरियल वगैरह, तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करवा देना। तो आप जब मेरे को कमेंट डाउन करोगे, या फिर अगर आप मुझे कमेंट करना मत भूला करो, तो पता चलता है कि आप बच्चे देख भी रहे हो पूरा लेक्चर। और कमेंट करने के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसके बाकी सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये मैंने मार्क कर रखी है, अगर एनसीईआरटी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर देना। मैं आपको पूरी ही एनसीईआरटी जो मार्क की हुई है आपको इसके अंदर भेज दूंगा, किसके अंदर, आपका टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो अगर आपने देख लिया होगा तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अच्छी तरीके से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो सी यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।